नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, दरअसल आज दो तीन बड़ी खबरें हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर के रेप के बाद हत्याकांड को लेकर डॉक्टरों का हड़ताल से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश न मानने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि अब अदालत की नाफरमानी पर अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। और इन सब के बीच दोस्तों, सूबे की सियासत में बंगाल फैक्टर की एंट्री हो गई है। बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों के साथ दरिंदगी, बेपनाह उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मुद्दा इस बात का कि बंगाल में अल्पसंख्यक दरअसल हिंदू, जैन, सिख जैसे समुदाय हैं। उन पर बदले हालात में बेतहाशा जुल्म ज्यादती बहुसंख्यक मुसलमानों के जरिए किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर देखी जा सकती हैं, जिसे देखकर किसी भी भले इंसान की आंखों में आंसू आना लाजमी है। दोस्तों, अब इस मुद्दे का यूपी में कैसे एंट्री हुआ है तो समझिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल इंडिया ब्लॉक से कर दिया है कि बंगाल में हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी सरीखे दल चुप क्यों हैं। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो निश्चित तौर पर यह प्रतिक्रिया दी है कि केंद्र की मोदी सरकार हिंदुओं को बंगाल सीमा से भारत में प्रवेश ही नहीं करने दे रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में जो कुछ गैर मुसलमानों के साथ उपद्रवी कर रहे हैं, हमारा भी खून खौल रहा है। हमारे कई पत्रकार और दूसरे साथियों ने जो वीडियो शेयर किए हैं, उसे देखकर हमारे आंखों में भी आंसू आया। और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार सख्त लहजे में बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार को चेताए कि तत्काल वहां हिंदू, जैनी, सिखों जैसे अल्पसंख्यकों पर उपद्रवियों के जुल्म ज्यादती को रोका जाए, वरना भारत की ओर से कोई ठोस कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और हम चाहेंगे कि सारे विपक्षी दल भी केंद्र सरकार के साथ डटकर इस मामले में खड़े रहें। लेकिन सियासत का तकाजा ही उल्टा है। प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी बांग्लादेश का नजीर देकर सूबे के हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। वोट के पोलराइजेशन के लिए बांग्लादेश मामले को सूबे के सियासी मंच पर दाखिला देने की कोशिश हो रही है। लेकिन आश्चर्य तो ये हो रहा है कि इस पूरे मामले पर विपक्षी दल आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, पर सुन लीजिए पहले कुछ बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है चिंताजनक है, और एक जिम्मेदार पड़ोसी के बतौर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे स्थिरता कायम हो। पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के हित में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से योगी जी, उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के राजनीतिक आपदा में अपनी सांप्रदायिक पॉलिसी लागू करने, सांप्रदायिकता फैलाने के अवसर के बतौर वो देख रहे हैं। ये निंदनीय है। ये कहीं से भी भारत के किसी भी राजनेता को सूट नहीं करता है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो वाकई परेशान करने वाला है। तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो विचलित कर दें। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक की ओर से शायद ही कोई नेता इस मामले में बोलने को तैयार नजर आ रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है एक्स पर, उन्होंने लिखा है, अल्पसंख्यकों पर हमला विचलित करने वाला है, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा अस्वीकार्य है। हम उम्मीद करते हैं हालात जल्द सामान्य होंगे। तो प्रियंका गांधी का ये पहला एक समय देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। जाहिर सी बात है, तुष्टीकरण की राजनीति देश की सियासत का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में कोई भी सियासी दल, खास करके इंडिया ब्लॉक के नेता, इस मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, हम चलेंगे चर्चा पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इन मेहमानों का हम स्वागत कर लेते हैं। नेता बीजेपी आशीष जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इस चर्चा में शामिल होंगे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हमारे साथ विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत विनय जी से ही करेंगे। विनय जी, वाकई बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि अपने देश में अगर अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का कुछ वाकया होता
तो तमाम सियासी दल चीखम चिल्ली मचा दिए होते हैं, ज़मीन को आसमान में उठा लिए होते और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ जाती सोशल मीडिया से लेकर के तमाम खबरिया चैनलों पर। लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा अलग हो जाती है। बस भारत में अल्पसंख्यक कोई और हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं। ये सियासत का कौन सा पैमाना है साहब? जो तस्वीरें हैं वाकई विचलित करने वाली हैं। हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरह से वहाँ पर किया जा रहा है, आवामी लीग से जुड़े हुए जो हिंदू के कार्यकर्ता हैं, हिंदू, जैनी या सिख, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती देखने को मिल रही है ना, वाकई दिल दहल जा रहा है। संजय जी, बांग्लादेश की स्थिति वाकई बेहद नाजुक है और वहाँ पे जिस तरीके से अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के ऊपर वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो जिस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं, जो वीडियो जो खबरें हम लोगों के पास आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं, बहुत विचलित करने वाली हैं और कहीं ना कहीं वहाँ की कट्टरपंथ को एक उजागर करती हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से कट्टरपंथी जो है अपनी चरम सीमा को नांगते हुए वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय पे किस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं। आपने एक दो क्वेश्चन जो पूछे कि कमोबेश यहाँ पे अगर कहीं अल्पसंख्यक के ऊपर ऐसा होता, देखिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश में यही एक अंतर है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक कहीं कहीं जो खबरें आती हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो कुछ हो, कि यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब भिड़ता है और उसके ऊपर दबाने की कोशिश करता है, कुछ दमनकारी चीज़ें करता है। लेकिन भारत में खैर ये सब चीज़ें संभव नहीं है। भारत का जो संविधान है, भारत के जो लोग हैं, यहाँ का जो संघीय और केंद्रीय जो ढांचा है वो बेहद मजबूत है। यहाँ की आर्मी बहुत प्रोफेशनल है, यहाँ की जो जुडिशरी है वो बेहद इंडिपेंडेंट है। तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं हो सकती है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है और उस बांग्लादेश के ऊपर हिंदुस्तान में खासकर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, जिस तरीके का रोष दिखना चाहिए, वो जो नहीं दिख रहा है वो बांग्लादेश से ज़्यादा चिंतित करता है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। जो है वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोग ही टारगेट पे हैं और हमने देखा है 2-3 दिन से कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो यहूदी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ईसाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, वाशिंगटन में हो रहा है विरोध प्रदर्शन जी। लेकिन हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू आबादी बहुसंख्यक है वहाँ पे कोई ऐसा हमें धरना प्रदर्शन या किसी विपक्षी पार्टी या पक्ष में, खैर नरेंद्र मोदी ने जो है स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अपना उनको बधाई भी दी अंतरिम सरकार को लेके और उन्होंने एक सख्त लहजे में बोला भी कि जो अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है उसको शीघ्र जो है बंद करें जो है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे देशों में अभी जब पिछला चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जब हो रहा था तब वहाँ पे एक इजराइल और गाजा का जो है युद्ध शुरू हो गया था। तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान में ही कोई ऐसा दमनकारी चीज़ें चल रही, जिस तरीके से उस मुद्दे को प्रमुखता से रखा जा रहा था और सारी पार्टियां सब खुल के प्रेस नोट दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और खुल के फिलिस्तीन के साथ आ रहे थे। लेकिन वैसा विरोध और वैसा वक्तव्य हमें बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर तो नहीं दिखाई पड़ता है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मुद्दा उठाया है मंच से, इसके क्या मायने हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो अपने वक्तव्य जो रखे हैं उन्होंने कमोबेश ये देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि योगी ने भी 2 दिन पहले आगाह भी किया था कि ऐसा क्या है जो वहाँ पे मतलब कम्युनिटी जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है और वहीं पे क्यों किया जा रहा है। अगर वो बहुसंख्यक हैं तो उन्होंने एक चीज़ बताने की कोशिश की कि अगर आप
दूरगामी जो चीजें हैं उन पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अगर यहाँ पर भी कमोबेश वैसी स्थितियां आ सकती हैं जो समुदाय अपने और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग कहीं न कहीं अटैक कर देगा, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बहुसंख्यक, देखिए एक बड़ी दुर्भाग्य है हिंदुस्तान नहीं, का। मुझे फार्मूला बिल्कुल साफ तरीके से समझ आ रहा है। जो मेरा अनुभव कहता है कि एक वक्त हुआ कहता था मुसलमानों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस तरह से डराती थी, आज हिंदुओं को एक बार फिर बांग्लादेश की नज़ीर दे करके अपने साथ लाने की कवायद चल रही है। आशीष जी, मेरे इस विचारधारा से शायद आप सहमत होंगे या असहमत होंगे, तो भी तर्क चाहेंगे आपका। देखिए, विचारधारा की तो आज बात अभी मैं नहीं करूंगा। पहले तो जो बांग्लादेश के अंदर में अल्पसंख्यकों के साथ, यानी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ में जो बर्बरता करी जा रही है, हिंदू जैन सिख तीनों जोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि उनके वो साथ अल्पसंख्यक मैंने बोला, है। और अल्पसंख्यकों में हिंदू चूंकि ज़्यादा है वहाँ पर, तो अल्पसंख्यक और हिंदू ये सारे वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर जो बर्बरता करी जा रही है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो वहाँ से फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, मतलब कितनी नीचता और निकृष्टता के साथ में वहाँ पर काम करा जा रहा है, वो मैं चैनल के ऊपर बोल भी नहीं सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है वहाँ। वाकई आंखों में आंसू आ जा रहा है। एक लड़की के साथ जो कुछ करते हुए मेरे पास वीडियो है ना आशीष, वो देख लेंगे तो शायद मणिपुर भी पीछे छूट जाएगा। मेरे पास तो, मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास तो ऐसे कई वीडियोस हैं, ऐसी कई खबरें हैं जो मैंने देखा है, तो बस क्रोध की जो सीमा है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं और अपने शब्दों में भी नहीं पिरो पा रहा हूं। क्रोध का लेवल इतना ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब भी हम इस बात के लिए बोलते हैं, हम इस बात का विरोध करते हैं, तो हमारे ही देश में हमको भी कुछ पाठ पढ़ाने वाली ऐसी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में हैं जो तुरंत उन लोगों के साथ में खड़ी हो जाती हैं जो वहां पर बर्बरता कर रहे हैं। वो बहुत गंदा और बुरा प्रभाव पड़ता है अपने समाज के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर में जो भी हो रहा है उसके लिए बिल्कुल सही कहा हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कि पूरे विश्व में दिख रहा है उसका धरना प्रदर्शन, और इजराइल और फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर पार्टियाँ किस तरीके से परेशान हो रही थी, किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। बांग्लादेश के लिए किसी भी पार्टी ने, क्योंकि अगर वो बोल देंगे तो उनको सिर्फ इस बात का खतरा है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। ये बात इतनी पीड़ादायक है, इतनी पीड़ादायक है, और कहने वाले लोग भी मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो उनके वही भाई हैं, वो ही भाई हैं, उसी कौम से आते हैं, लेकिन वोट बैंक, हाय रे वोट बैंक, उसके लिए उनको क्या न कहना पड़ जाए पार्टी के पक्ष में, क्या न कहना पड़ जाए अपने वोट बैंक के पक्ष में। तो ये इतना पीड़ादायक है संजय सर कि बहुत बुरा है। मैं सारी पार्टियों से बस यही अपील करता हूं कि आप इस घटना के बारे में एक बार ये सोचकर देख लीजिए कि कोई आपका रिश्तेदार, आपका परिवार वाला वहां पर फंसा है, और ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ में इस तरीके की कोई दुर्घटना हो, ईश्वर ना करे। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं वहां देखने को मिल रही हैं, मतलब एक वीडियो तो मैंने आपको देखा कि कत्ल करने का जो एक पैमाना है वो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि एक व्यक्ति है, उसकी अंडरवियर हटाकर ऐसे देखा जा रहा है कि ये किस समुदाय से ताल्लुक रखता है, और उसके बाद उसका कत्ल करता है। महिलाओं के साथ किस तरीके से भूखी भीड़, हवसी लोग किस तरीके से पकड़ के महिलाओं और बच्चियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, और एक एक महिला के साथ जो रिपोर्ट आ रही 140 लोग रेप कर रहे हैं। दिल दहलता है संजय सर, दिल दहलता है। राजनीति अपनी जगह है, होनी चाहिए, सियासत करो, मुद्दों पे करो, लेकिन जब ऐसी चीजें आए तो मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को
हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को एक छत के नीचे आकर इसका विरोध करना चाहिए, और वो विरोध दिखना भी चाहिए। यहां पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि हमारा ये वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा वो बैट वो खिसक जाएगा। मुझे बड़ा दुख, एक चीज 10 सेकंड का मैं और कह रहा हूं, जो कौम बांग्लादेश के अंदर में ज्यादा है, बहुतायत में है, जो बहुसंख्यक है, वो अगर इसका विरोध नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कोई बात नहीं, बहुसंख्यक हैं वहां पर, उनके लोग हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं वहां पर, जो अल्पसंख्यक हैं, कम से कम उनके लिए तो एक आवाज उठनी चाहिए और दिखनी चाहिए। मैं इस डिबेट के अंदर में जरूर इतना अपने, हमारे जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई साहब हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज की ये जो डिबेट है उसको सार्थक डिबेट बनाएं, उसको राजनीतिकरण उसका आज ना करें। क्योंकि आज मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कुछ भी कोई बात नहीं बोलूंगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि विपक्ष के अंदर में कितना दर्द है हमारे बांग्लादेशी भाइयों बहनों के लिए। चलिए धर्मेंद्र जी से ले लेते हैं प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की नज़ीर देने की कोशिश की है, यहाँ पर जो हालात है वाकई वहाँ चौंकाने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई मुखर विरोध देखने को नहीं मिल रहा है इस तरह का, क्योंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा भारत में कुछ और है, बांग्लादेश में कुछ और है। इशारा आप समझ गए होंगे। संजय जी, अल्पसंख्यक की परिभाषा भारत में भी वही है और दुनिया में भी वही है, लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। किसी भी देश के पड़ोसी देश चाहे इस तरह जेनोसाइड हो, असंवैधानिक काम हो, और यदि उस घटना का सीख न लेकर के उस घटना का राजनीतिक प्रयोग जिस भी देश ने अपने यहाँ किया, उसका इतिहास अच्छा नहीं रहा है। आप पीछे दुनिया के इतिहास को पढ़ सकते हैं, आप जानते भी हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर पूरा देश एक स्वर से भारत सरकार के साथ है, चूंकि विदेश से जुड़ा हुआ मामला है, और सबने एक स्वर से कहा कि भारत सरकार जो भी इनिशिएटिव लेगी उसमें सारे दल उनके साथ है। अब उसमें इतने बड़े पैमाने पर जो जेनोसाइड हो रहा है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक भाई हमारे मारे जा रहे हैं, चाहे अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, या जो भी हो रहा है, छोटी से लेके बड़ी घटना कतई सब समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती है। एक स्वर से सब निंदा कर रहे हैं, कोई भी, सबके दिल में दर्द है। अब सवाल यह है कि उससे निपटा जाए कैसे। क्या भारत में जो है जिस तरह से गाजियाबाद में डंडा मार करके आप एक किसी वर्ग को खदेड़ते हैं, तो उसका असर आपने ये भी नहीं सोचा। धर्मेंद्र भाई, आप सुन लीजिए, मैं बीच में बोल दिया था राजनीति मत करना आप, लेकिन आप क्या है ना, आप लोग, धर्मेंद्र भाई, आप लोग इतने बड़े गंभीर मुद्दे में भी आप गाजियाबाद का डंडा देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में वो जो चापड़ से काटे जा रहे हैं, आपके मुंह से एक बार उसके लिए विरोध नहीं निकला। अरे रहने दीजिए धर्मेंद्र भाई, ये राजनीति अच्छी नहीं है, नहीं ये राजनीति अच्छी नहीं है। मैंने शुरू में कह दिया था, मैंने शुरू में कहा था। ये मुझे बड़ा पीड़ादायक लगता है कि आप देखिए, इनको गाजियाबाद का डंडा याद आ रहा है। ठीक है, सुन लीजिए, वहां पर हमारे हिंदू भाई गाजियाबाद का डंडा याद आ रहा है। ये बिल्कुल भी धर्मेंद्र भाई, ये बहुत गलत बात है। मैंने कहा था कि आज इस डिबेट को सार्थक बनाइएगा। आज मैं इस डिबेट के ऊपर मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ भी ऐसा गलत हो। ठीक है आशीष, लेकिन आप देखिए धर्मेंद्र भाई, आज राजनीतिकरण ना करिए, मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज आप डंडा ना गिनाइए, डंडा बहुत जगह के गिना दिए जाएंगे फिर, और ये राजनीति में पूरा जो आज का विषय है उसका राजनीतिकरण हो जाएगा, जो एक जिस्ट निकल कर आना चाहिए, जिस मकसद से ये राजनीतिकरण तो आपके नेता कर रहे हैं। बोल लीजिए, तब बोलिए संजय जी, बोलो, आप बोल लेते। हमारे नेता नहीं कर रहे, हमारे नेता तो खुलकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कितना विरोध कर रहे हैं, वो अपने नेता को बयान देना। क्या बात आप कर रहे हैं? हम लोग एक बार मुंह से नहीं निकल रहा। बात करते हैं, हमारे भाई बंधु वहां पर काटे जा रहे हैं, आपको गाजियाबाद का डंडा याद आ रहा है। आप इतने वरिष्ठ होकर अगर इस तरह डिबेट कराएंगे, आप बताइए, भाई बहनों के वहां पर काटे जा रहे हैं, आपको गाजियाबाद का डंडा याद आ रहा है। आशीष जी रुक जाइए, आपके लिए भी सवाल है ना, नियत पे आपके भी सरकार पर सवाल खड़े होंगे, मेरे पास सवाल है। हाँ धर्मेंद्र बोलिए। संजय जी, इस तरह पहले तो पूरा सुन लें और नोट कर लें, जो जवाब देना दो, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए, मैंने गाजियाबाद का सवाल इसलिए उठाया, इस तरह की चीजें अगर वहां के सोशल मीडिया में जाएगी तो जो जेनोसाइड हो रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा प्रक्रिया। दूसरी बात,
बयान देने से कोई वहां चीजें बंद नहीं हो रही। बयान यूएन दे रहा, तमाम देश दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि सरकार क्या इनिशिएटिव ले सकती है उसको रोकने के लिए। वहां जो भी घटना हो रही है, हमारा अल्टीमेट पड़ोसी देश है, हमारे तमाम हित उससे जुड़े हुए हैं। क्या हम वहां कौन सा इनिशिएटिव लेते हैं, सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर सरकार कोई इनिशिएटिव लेती और कोई विपक्षी दल उस पर भागता, उसकी टांग पकड़ खींचने का काम करता, तो उंगली उठ सकती थी। जब सारे विपक्षी दलों ने एक स्वर से कहा कि जो भी करना है, चाहे सेना की कार्रवाई करिए, चाहे राजनीतिक डिप्लोमेटिक जो भी कार्रवाई करिए। दूसरी बात जी देखिए, नियत ना आशीष जी की साफ है ना आपकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बन सकता था ना, अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर चिंता तो जाहिर कर सकते थे ना। हमने चिंता जाहिर, हमारी बात सुन लीजिए संजय जी, जो भीड़ कोई चुनी हुई भीड़ नहीं है, कोई संवैधानिक भीड़ नहीं, हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं है, उस भीड़ को जो अनियंत्रित होकर के जेनोसाइड कर रही है, क्राइम कर रही है, उसको एक बयान से मान जाएगी। वो बयान से उसको तो डंडे से मनवाना चाहिए। सरकार को चाहिए था कि जो वहां के अमन पसंद लोग हैं उनसे बात करके सेना भेजनी चाहिए थी। सुन लीजिए, अब इनसे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप इंदिरा गांधी ने जो है वहां सेना भेजी कि नहीं भेजी, भेज के बांग्लादेश आजाद कराया। अगर ये बिल पावर दिखाते, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, लड़ने कहते सब लड़ने जाते उनको ठीक करने के लिए। दूसरी बात आप विदेश के साथ में जो रिश्ते होते हैं, अब सुन लीजिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति पर कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बांग्लादेश की घटना को उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुसेड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं उसको सोच नहीं रहे। जिस तरह शांति भी अभी नहीं हुई और आप उसका बयान देने लगे, तो वहां हमारे भाई बहन उनके लिए हम लोग अपने लिए बात ना करें, यहाँ पे हम बात कर देंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। हम अपने हिंदुओं के लिए बयान दे देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई आप? मतलब यहाँ हिंदुओं के लिए हमने बयान दे दिया, बहुसंख्यक है हम यहाँ पर, हिंदू हम हिंदुस्तान है, हम अपने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में बयान नहीं देंगे। बयान देने से क्या बात कर रहे हैं आप? जो सीमा पर भीड़ इकट्ठा है उनको क्यों नहीं आप उसके कोई नियम होते हैं कि ऐसे ही आने दिया जाएगा? कोई आरोप प्रत्यारोप में चर्चा, कोई जिले का बॉर्डर नहीं है सर, देश का बॉर्डर है वो। धर्मेंद्र जी, आपके जवान केवल मुंह से बोल देने से उनकी सुरक्षा हो जाएगी, उनको सुरक्षा देंगे? अगर नहीं, आप बता दीजिए, सवाल ले लीजिए ना। आप एक बात बताइए, वहां पर जो बहुसंख्यक है, मुसलमान है, जो बहुसंख्यक है, उसके ऊपर कल यहाँ की सेना अगर आक्रमण करती है तो आप उसका साथ दे रहे हैं? आप बोलिए हाँ। देखिए आप बोलिए हाँ, बहुसंख्यक है वहां पर अगर हम आक्रमण करते हैं आपके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। बहुसंख्यक के लिए आप कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, अमित को पहले शामिल होने लगी भाई, अमित को शामिल। मेरे वोट बैंक चिंता आपको किस लिए होने लगी? वोट बैंक खिसक जाएगा। धर्मेंद्र, आपके अंदर क्षमता नहीं है। एक सवाल ले लो ना भाई, एक सवाल ले लो। आरोप प्रत्यारोप की क्या बात है? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव चीन को लेकर के बयान देते थे ना अक्सर। यह तो मौका ऐसा था कि आपको भी साथ खड़े होने की बात है। यहाँ के अल्पसंख्यक और वहाँ के अल्पसंख्यक में फर्क है। नेता से क्या नहीं, संजय जी आप हमको राय दीजिए, विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि कार्बाइन लेकर के चले जाए सेना को वहां लड़े? नहीं, कार्बाइन तो सर नहीं ले जा पाओगे। बयान में बहुत कुछ हो सकता है भाई, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बन जाएगा। सुनिए भाई, बीच में बोला मत करिए। सर्वदलीय बैठक में जब सबने कहा सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, एक कदम भी पीछे नहीं उठेंगे, उसके साथ मजबूती स्कंधा लगा के लड़ेंगे। आप बताइए सरकार ने कौन सा कदम सुरक्षित रखने के लिए उठाया? भाई अगर देश के बाहर की घटना है, देश के बाहर अब आप पड़ोसी मुल्क भाई इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे। आशीष, देश की तीसरी सबसे बड़े पार्टी हैं आप। धर्मेंद्र जी, जवाबदेही बहुत बढ़ गई। अमित भाई, राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आ रहा? प्रियंका तो चलिए आज 4:30 बजे के आसपास एक्स पर लिख भी दी। संजय जी, इस सभ्य समाज में जहां पर भी ऐसी घटनाएं होंगी वो वास्तव में निंदनीय है, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो मणिपुर हो। हमारे नेता ने हर जगह पर विरोध किया है, दिख नहीं रहा है ना। राहुल गांधी का आज बयान में खुजवा रहा था, अपने असाइनमेंट के दोस्तों को जब मैं डिबेट तैयारी कर रहा था तो एक भी बयान मिला नहीं कांग्रेस नेता का। चाहिए मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के विदेश मंत्री जी का, देश के सेनाध्यक्ष का, ये क्यों नहीं दिख रहा है? किस तरह वहाँ बचाया जाए लोग, आम जनता? हमारी सीमाएं साझा होती हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार को इस पक्ष को भी देखना चाहिए, क्या इसके पीछे
आतंकवाद की ताकतें तो नहीं शामिल हैं। इस बात को भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरी बात है कि इस सभ्य समाज में जहां पर भी ऐसे जुल्म और अत्याचार होते हैं वहां पर हम सभी इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात, सरकार में होने के नाते राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, चाहे वो भारत के अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भारत के बाहर अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हों, उन सबके लिए अगर वो हमारे हिंदू भाई है ना, तो ये जो सरकार अपना मुखौटा लेकर के बैठी है, ये मुखर विरोध दर्ज करा है ना, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो नहीं गई, इनका कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं गया वहां पर। क्यों टीवी में आशीष जी अभी जाके सिर्फ बातें कर रहे हैं, कार्रवाई लेकर के सेना भेज रहे हैं क्या? अरे एक बोले ही नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं बोले तो नहीं, मैंने सुना खालिद जिया के बेटे से आपके राहुल गांधी लंदन में जो उनकी जो भेंट हुई है ना, आप तो कुछ बोलो ही नहीं। तो हमें बता आप लोगों ने ना ये देश को बर्बाद कर दिया है। देश को बर्बाद करने वाली पार्टी कांग्रेस है। देश के पीठ पीछे आप लोग भारत के लिए आप लोग विदेश में जाकर बयान देते हो। खालिद जिया के बेटे से कौन मिला था लंदन में? आप बताइए ना। खालिद जिया के बेटे से राहुल गांधी मिलते हैं और उसके कुछ दिन बाद में वहां बांग्लादेश में ये हरकत हो जाती है। मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं, उस पर नहीं बोले आप लोग देश विरोधी लोग हैं। देश विरोधी कानूनों में भारत माता को डांस कहने वाले आप लोग हो। क्या भारत की बात करोगे? आराम से आप लोग नहीं बात करोगे। नोट कर लो, मौका है। ये संजय भाई ऐसे डिबेट फिर गड़बड़ा जाएगा। ये बांग्लादेश में उन्होंने मणिपुर मिला दिया। मैं आपके पास आप भी आऊंगा। पराकाष्ठा देख लीजिए जरा। आएंगे हाँ। पराकाष्ठा देख लीजिए। अमित को बोल बिना राजनीति नहीं, उसके बाद आने दीजिए। आशीष ठीक नहीं है, टोका टोकी ठीक नहीं है। देखिए मैं बताऊं, इनके साथ समस्या संजय जी यही है कि जब कोई ऑथेंटिक बात करो तो इनके पास कोई ऑथेंटिक बात नहीं। मैं तो कहता हूं ये भी होता है ना कि छोटे छोटे मुद्दे पे आप लोग पुतला फूकने वाले, एक बार बांग्लादेश के माने जो बहुसंख्य हैं उनका भी पुतला फूक दिए होते यार। यहाँ हम तो चाहते हैं ना कि विरोध नजर आए। जैसे मैं निष्पक्ष भावना से हर बात रखता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है तो आपके भी आंखों में आंसू आ रहा होगा। सर्वदलीय बैठक में केवल आप लोगों ने कह दिया, उसके बाद मोदी सरकार जो करे करे, आप लोग विरोध नहीं करोगे। इजराइल फलस्तीन का मामला जो है हर मंच से गूंजेगा, बड़े बड़े नेता बयान देंगे। संजय जी हमारे आंसू बांग्लादेश के लिए भी बह रहे हैं, हमारे आंसू मणिपुर के लिए बह रहे हैं। मणिपुर से भी दर्दनाक स्थिति है। सरकार को करना है ना। क्यों राजनीति है? इन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद क्या कह रहे थे संजय सर? राजनीति है। इनके नेता सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे थे? भारत में भी यही होगा। ये षड्यंत्र करते। सज्जन कुमार ने क्या कहा कि ऐसे ही भी प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएगी। आप लोग देश विरोधी बयान देने के लिए आप लोग हो, देश विरोधी बयान देते हो आप लोग। सलमान खुर्शीद हो, आपके सज्जन कुमार हो, क्या बोल रहे थे भाई? ठीक है, अफसोस देश विरोधी बयान, चलिए अफसोस होता है मुझे। और आप यहाँ पर बैठकर आप लोगों को डिफेंड कर रहे हो। आशीष जी ठीक है, खून खोलता है मेरा खून जब आप बांग्लादेश की और मणिपुर की आप मिलते हो। एक सवाल हमसे ले लीजिए। 10,000 डिबेट हो चुकी है मणिपुर पर। एक सैनिक आज आपको बांग्लादेश पर आपके मुंह से नहीं निकल रहा। ठीक है, बांग्लादेश में भी दोनों शांत हो चाहिए। जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है। आशीष एक सवाल ले लीजिए। आज आते जब देखो तब लेकर मैं जब देखता हूँ बैठकों का दौर केंद्र से। आशीष जी क्या बोल रहे हो अमित? कुछ नहीं, चलिए ठीक है। वो कुछ बोल रहे होंगे, रुक गए होंगे, मैंने रोक दिया है। एक सवाल आप भी ले लीजिए आशीष जी, गंभीर मुद्दा है। मैं देख रहा हूँ कि बैठकों का दौर तो चल रहा है। आज भी राजनाथ सिंह के आवास पर अमित शाह जी के साथ बैठक हो रही है। भाई 1,35,00,000 संभवतः विनय जी यही आंकड़ा है ना? अभी लेटेस्ट जो जनगणना हुई है उसके मुताबिक वहाँ हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का। आपने यहाँ पे नियम भी बना रखा है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को हम भारत की नागरिकता देंगे। वो आप चाहते हो, अगर दिल में वाकई आपके कुछ है इनके लिए करने का, तो भैया उनको नागरिकता दो। सीमाओं पर जो देख रहा हूँ मैं 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार लोग इस इंतजार में खड़े हैं कि उनको भारत में प्रवेश मिल जाए। उनको बुला लो यार, इतनी बड़ी आबादी चली रही है। 1,30,00,000 से ऊपर की। संजय भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न 130 करोड़ से ऊपर की आबादी है भारत की, उसमें 1 करोड़ और बढ़ जाए लेकिन हिंदू तो बचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न करा है आपने और मैं इसका जवाब भी आपको दे दूं। देखिए जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, हमको एक चीज ये भी देखनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू के नाम पर वहां पर
कुछ वो लोग भी एंट्री कर जाएं, क्योंकि भीड़ की भीड़ हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जिले से ट्रांसफर तो है नहीं कि हमारा देश के अंदर का मामला है, देश के बाहर के लोग आ रहे हैं और वो लोग कौन हैं, हमको उनकी पूरी जांच परख के बाद ही हम उनको अंदर लाएंगे ना। ये हमारे देश की अंतरिम सुरक्षा का भी मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि उस भीड़ के साथ में वो लोग भी अंदर घुस के चले आए जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने जो एनआरसी का प्रावधान लाने की हमने बात करी है, हम अपने जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन भारत देश के बाहर हैं, हम उनको नागरिकता देंगे और जरूर देंगे। और ये जो भी बॉर्डर पर हैं उन सबको हम लोग लाने का काम करेंगे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ करेंगे। सावधानी हमको रखना पड़ेगा, सावधानी के साथ में लाएंगे, क्योंकि उनके साथ में कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष जिनको चाहता है, विपक्ष के जो बहुत दुलारे लोग हैं, विपक्ष जिनके लिए मुंह नहीं खोल पा रहा है, विपक्ष जो बांग्लादेश की घटना को भी मणिपुर की घटना में जरूर जोड़ रहा है, जिसको हर चीज में राजनीति करनी है, कहीं उनको जो लोग उनके चाहने वाले लोग ना आ जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, आपके पास आ रहे हैं, आशीष से जरा एक सवाल ले लें, तार्किक जवाब हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि उबाल पूरी तरह से हो जाए और हिंदू वोट बैंक भारत में एक साथ आ जाए, तब इस तरह का फैसला हो? वक्त निकलता जा रहा है, हर दिन की तस्वीर डालने वाली है। देखिए संजय भाई, ये भिंडी बाजार नहीं है जहां गए 10 किलो भिंडी तौलवाई और घर चले आए। ये मुद्दा इतना गंभीर और संगीन है कि इसमें ये नहीं करा जा सकता है कि हम वहां पर, मैंने आपको बताया, ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अच्छे लोगों के साथ कुछ उपद्रवी लोगों की भी यहाँ पर एंट्री हो जाए। तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी इसी भारतीय फौज को कहां तक पहुंचा दी थी। नहीं देखिए, चलिए धर्मेंद्र जी, वो देश का वो जो माहौल था, देश का आज जो माहौल है वो बनवाया था। बहुत बुलवा लिया आपने, धर्मेंद्र जी सुन ले थोड़ी देर, इंटरप्रेट सुन पाए तब तो ठीक है, नहीं बोलने कोई फायदा नहीं। आप बोलिए, अब अगर इंटरप्रेट सुन सके नहीं होगा, ठीक है, आपकी बारी है, आपने शांति से सुना। हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग अधिक से अधिक घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो फायदा क्या होगा? एक कहावत है गांव में, का बरखा जब कृषि सुखाने। जब आप समय से निर्णय नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये दुर्घटनाएं, आप केवल वीडियो चाह रहे हैं मैक्सिमम दुर्घटनाएं हो जाए, उसका आप राजनीतिकरण कर सके, एक चीज। दूसरी बात, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं संजय जी। देखिए, सबसे ज्यादा इस पूरे प्रकरण में अगर फेल्यूर किसी चीज का है तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का। आप दुनिया के में जो है अमेरिका के साथ खड़े दिखते हैं, इस समय आपका अमेरिका बहुत नजदीक क्लोजेस्ट साथी है। आपने अफगानिस्तान के अंदर क्या देखा? अफगानिस्तान में भारत ने अरबों रुपया लगाया, वहां बहुत सी चीजों को भारत बना रहा था, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था भारत ने। अचानक अमेरिका ने निर्णय ले लिया, बिना आपके हितों का ध्यान दिए, बिना आपको जानकारी दिए, तब हम यहाँ सेना ले जाएंगे, आपका सारा इन्वेस्टमेंट शून्य हो गया। अचानक बांग्लादेश में देखिए किस तरह से उन्होंने भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने कराया, और ये सर्वविदित एक CIA का हाथ है जिसको प्रधानमंत्री वहां बनवाया। अगर अमेरिका इस घटना को कर रहा था तो आप उसके सबसे नजदीकी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे, अच्छे दोस्त थे, और आपका और बांग्लादेश का व्यापारिक से लेकर के पर्सनल रिलेशन इतना अच्छा था, तो क्या अमेरिका ने आपसे ये शेयर नहीं किया कि हम ये करने वाले हैं या होने जा रहा है? और अगर कर रहा था तो आपने उससे स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कहा कि हमारे लोगों का, या वहां पे अल्पसंख्यकों का, या वहां पे राजनीतिक पार्टी के लोगों का, बौद्धों का, सिखों का, जैनों का, हिंदुओं का, ये उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, वो कैसे करेंगे? वो आप कैसे करेंगे? ये बात आपने क्यों नहीं उठाया? अगर नहीं उठाया और अमेरिका ने धोखा दिया तो सबसे बड़ी चीज आपकी फॉरेन पॉलिसी पर सबसे बड़ी उंगली उठती है, आपकी खुफिया पर उंगली उठती है कि उनको जानकारी क्यों नहीं हुई। उन सब से ऊपर उठ करके यदि ये सब हो ही गया था, ये सब नाकाम ही हो गए थे, आप बताइए जो भी कत्लो गारत वहां हो रहा था, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का और उनके समर्थकों का, चाहे किसी अल्पसंख्यक वर्ग का, किसी तमाम अल्पसंख्यक लोगों का, तो क्या भारत सरकार एक अच्छे पड़ोसी, मजबूत पड़ोसी, आप विश्वगुरु की बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? समय से कोई निर्णय लेना था कि नहीं लेना था? चाहे दुनिया में आप कहते हैं अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रूस भी दोस्त है, UN में जाकर के संयुक्त राष्ट्र की तमाम सेनाओं को लेकर के आपको वहां शांति सेना भेजना चाहिए था, उनकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। सीमाओं पर जो लोग इकट्ठा हैं उनको आप इंतजार कर रहे हैं कि और लोग मर जाएं, उनके साथ घटना हो जाए, तब उनके बारे में पॉलिसी करेंगे। अरे आप सरकार में है, आप विपक्ष में नहीं है, दूसरों से उम्मीद करें बयान की, आप फैसला लीजिए। जो अब आपका विरोध करेगा, जो आपका सही फैसला नहीं होगा, तो आप उस जनता के बीच में, जनता उसको जवाब देगी कि आपके फैसले का विरोध कौन कर रहा है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप घुमा रहे हैं, कौन क्या कहा? ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है? मैं आशीष को भी खड़ा कर रहा हूँ, आपको भी खड़ा कर रहा हूँ।
छोटे छोटे मुद्दों पर पुतला दहन हो जाता है भाई। और हिंदुओं का संजय मामला जी, अगर हम आप बात बांग्लादेश समझ में आता गए। है संजय जी, तो ये कोई बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आप कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते sensitive जो मुद्दा आपके नहीं इन है। हैंड नहीं है, जहां आपका नुकसान हो जाए और घटना बढ़ जाए। आप इस तरह का एक्ट यहाँ नहीं कर सकते। ये बड़ा जिम्मेदारी का समय है। नहीं, वोट बैंक का नहीं, जिम्मेदारी का। वोट बैंक का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। आप बताइए, अभी वहां घटनाएं रुकी नहीं और आप हिंदुस्तान के अंदर उसको लेकर के राजनीति शुरू कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का बयान शुद्ध रूप से राजनीतिक। आशीष जी, इसीलिए मैंने कहा था धर्मेंद्र जी कि बांग्लादेश फैक्टर इन यूपी एंट्री हो गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीति इतने सेंसिटिव समय पे अभी वहां शांति नहीं हुई, अभी वहां कत्लो गारत मचा है। विनय जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को राजनीति करनी है। नहीं राजनीति हम अपने भाई बहनों के लिए यहाँ बात भी ना करें, उसकी राजनीति हो जाएगी वो। अरे साहब, कुछ आप मत करिए, अल्पसंख्यकों की बात यहाँ के करिए। वहां जो करेंगे ना, हमारे हिंदू भाई हैं, उस पे अगर कुछ वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम तो बात करेंगे ना। आप मत करिए, आप मुंह ऐसे सुन लीजिए, आप यहाँ शांति से बैठिए, संभालने का प्रयास करो। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आग में घी डालती है, आग में पेट्रोल डालती है। ये काम बंद करिए, जनता समझ चुकी है, आपको ठीक कर देगी। ठीक है, बताइए आप बिल्कुल कर रहे हैं। आप जो है, आप इस जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं, आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भड़का रहे हैं। वहाँ जो घटनाएं हो रही है उसकी आधी जिम्मेदारी आपकी भी है। ठीक है विनय जी, हाँ ठीक है, आप अपनी अपनी बातें रख ले। विनय जी, आश्चर्य तो होता है ना, अगर मेरी जो विचारधारा कहती है कि अगर हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक के साथ इस तरह की ज्यादती होगी तो हम आप उसका मजम्मत करेंगे। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है उसका भी हम निश्चित तौर पर निंदा करेंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें दिल दहलाने वाली न हिंदुस्तान में कबूल है, न बांग्लादेश के लिए कबूल होना चाहिए। भारत सरकार बैठकों के दौर में मशगूल है। भाई त्वरित कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, जिससे कि जो लोग कम से कम बचे हैं, वहाँ पे लोग जिस तरह से दहशत में हैं, हिंदुओं के अपार्टमेंट जला दिए जा रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आप उनके लिए लाएंगे क्या, या इंतज़ार हो रहा है कि नहीं माहौल और गर्म हो जाए तो वोट बैंक की राजनीति और सख्त हो जाए। राहुल गांधी बोलेंगे नहीं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, प्रियंका गांधी का एक चलिए एक्स पर आ गया तो थोड़ी संतुष्टि हुई कि इंडिया ब्लॉक से एक नेता तो ऐसी आई। आशीष जी इंतजार ही कर रहे हैं। इन सबके बीच हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत तलाशने की सियासी दलों को एक आदत सी हो गई है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये कि मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, तो थोड़ा कोई नहीं बोलेगा, निश्चित निश्चित तौर पर, क्योंकि आक्रोश होता है तो जाहिर सी बात है कई बार मैं मौका दे भी देता हूँ कि अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कर ले, लेकिन अक्सर मैं देता नहीं हूँ। हाँ, अब पक्ष और विपक्ष हिंदुस्तान का क्या कर रहा है, ठीक है ना। विपक्ष जैसे कह रहा कि हमने खुली छूट दे रखी है भारत सरकार को, विरोध प्रदर्शन जैसे आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने किया। ये देखिए सिंपल सा चीज़ है कि विपक्ष का विरोध भले ही वो कर रहा हो इस मुद्दे पे, लेकिन दिखता नहीं, पहली चीज कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए तो मैंने सवाल खड़े किए। अब क्यों नहीं दिख रहा है ये विपक्ष खुद जाने। अभी धर्मेंद्र भाई ने जो है 2-3 पॉइंट जो है वो रखे, थोड़ा उसमें लॉजिक था जो है, तो मैंने कहा कि उस पर जरूर मैं थोड़ा हूँ जो है। जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई थी और सारी विपक्षी पार्टियों ने जो है सरकार को बोला कि हम आपके साथ हैं। चूंकि उन्होंने बोला कि चूंकि ये विदेशी नीति का मामला है, इसलिए इस पे सरकार ही अपना वक्तव्य रखे और हस्तक्षेप जो भी करना है वो करे। इजराइल फिलिस्तीन क्या घर का मामला था, बिहार या झारखंड का मामला था। हाँ, अब ये धर्मेंद्र जी बताएंगे कि इजराइल और गाजा का जो मामला था वो इंडिया गठबंधन में आपसी झगड़ा का मामला था, जिसपे भारत सरकार का पक्ष जाने बिना सब लोग अपना कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे। नेतन्याहू के हमको लगता है कम से कम 200 तो पुतले ही फूके गए होंगे, लेकिन अब ये वही बताएंगे। मेरा जो मेन वो चीज ये है कि क्या विपक्ष केवल सरकार को समर्थन दे के चुप बैठ जाएगा? अगर वो जरा से भी परवाह करता है वहाँ पे अल्पसंख्यक की, अगर उसने खुली छूट दे दी तो जो छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे हैं सब पे जो है विपक्ष सरकार को घेरता है। क्या सरकार
को पूछने की जहमत नहीं उठाई विपक्ष ने कि हमने जो आपको खुली छूट दी है, आपने बांग्लादेश के लिए क्या किया, उसके क्या जो है सकारात्मक परिणाम निकले, जो आपने कदम उठाए हैं वो कौन से कदम उठाए हैं आपने, और उनके कौन से रिजल्ट निकल के आए हैं सकारात्मक। अगर नहीं आए हैं तो आप दूसरे कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। वो सजेशन, जाहिर सी बात है, सरकार तो सब मिलकर ही चलती है ना, ऐसा पक्ष और विपक्ष दोनों लोग कहते हैं। तो ये चीज जानने की कोशिश की, हमें लगता है तो नहीं की भाई, अभी तक खबरों में तो नहीं आया है, नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज हम बताएंगे संजय जी। हाँ, आ रहे हैं। दूसरी चीज जो है, देखिए, एक इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मणिपुर में कोई अच्छी चीजें हुई हैं। मणिपुर जो एक ऐसी घटना है वो भी बेहद दर्दनाक है और बेहद निंदनीय है। लेकिन खाली मणिपुर ही नहीं है, विपक्ष जैसे वो एक रिकॉर्ड नहीं होता, एक पहले जो अटक जाता था तो वो मणिपुर पे अटक गया। महिलाएं ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में मणिपुर में है और कहीं है ही नहीं। संदेश खाली में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, अभी कन्नौज का एक लेटेस्ट मामला आया है, वहां पे भी नहीं कानपुर है। कानपुर का भी ले लीजिए, 7 साल की बच्ची, गाजीपुर में भी तो है, और गाजीपुर में, और गाजीपुर में, बनारस में, बलिया में। एक अमित, अभी आप भी आ जाना, अभी आ जाना। हाँ। मैं देखिए, मैं बनारस में, बलिया में, हरदोई में लड़की की आंख निकाली गई। आगे की सूची अमित आगे बढ़ा देना घट चुकी हैं, ठीक है ना। कुछ घटनाएं आप उठा रहे हो, कुछ धर्मेंद्र जी उठा रहे हैं, कुछ आशीष उठा रहे हैं, मैं उनको एक साथ उठा रहा हूँ, ठीक है ना। और मणिपुर, उस पर सरकार का जवाब नहीं आ रहा। सरकार का जवाब तो जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक वहाँ पे जो समुदाय था, मतलब हिंदू कश्मीरी पंडित, उसके ऊपर भी नहीं आया। 84 में सिख दंगे हुए तो उसमें कहा गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जो है ऐसी तो घटनाएं होती हैं। ये देखिए, ये राजनीति का मामला, मुद्दा आज मणिपुर, मैं ये कह के मणिपुर को किनारे नहीं कर रहा हूँ कि मणिपुर की घटना संवेदनशील नहीं थी, उस पर सरकार को कदम उठाने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं उस तरीके से उसने कदम नहीं उठाए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन जब आज मुद्दा बांग्लादेश का है तो उसको इसलिए किनारे मत कर दीजिए कि मणिपुर पे सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए बांग्लादेश पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कह के आप कम से कम उन अल्पसंख्यकों का विरोध मत करिए। जाहिर सी बात है अमित, क्योंकि जवाबदेही भाई बढ़ गई है। आप लोग कहते हो कि हम लोग ताकत में आ गए हैं, ताकत में आ गए हैं, तो विनय जी ने सही सवाल किया ना कि केंद्र सरकार से क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछने की कोशिश की कि केवल बैठक ही होगा या कुछ एक्शन भी होगा? नहीं, अभी देखिए, विनय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा पहले जवाब दे दो, विनय जी का बाद में देते रहना, मैंने जो सवाल किया सीधा किया। हाँ भाई, विनय जी का मामला तो मैं समझ गया। बिल्कुल हमारी जवाबदेही बढ़ गई है और हमारी नेता क्यों नहीं प्रतिक्रिया आ रही है? आज इस देखिए प्रतिक्रिया दी है हमारी नेता ने, और आप भी इस बात को मान रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। किसको दे रहे हैं? नहीं, हमारी नेता छोटी चीजें पर लिख देते हैं राहुल गांधी। आज देखिए संजय जी सुनिएगा, आप भी इस बात को मानते हैं कि सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है, आप भी उसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोग अभी उलझे हुए हो कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना यूपी में किया है, तो आपने सरकार को घेरा क्यों नहीं कि मैंने आपको एक बयान किसी का नहीं है, एक बयान नहीं दिया, अल्पसंख्यक चला जाए। सरकार ने सिर्फ माइक और टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता। आपके एक कोई लंदन जाने से होता, एक बार भी मुंह नहीं खोला है। नहीं तो खोलो ना मुंह, क्या समस्या है, बोलो ना। आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री, आपका नहीं बोलेंगे तो आप आवाज नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, अभी नीरज जी ने अभी जिक्र किया, अभी हरदोई में बच्ची के साथ रेप हुआ और उंगली से आंख निकाल ली गई, उस पर कोई बोला नहीं। अभी गाजीपुर में रेप हुआ 2.5 साल की बच्ची के साथ, उसको चुपके से पकड़ के अंदर कर दिया गया, उस पर कोई बोला नहीं। अभी आज आगरा में रेप हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ, उस पे इस सत्ता का लोग व्यक्ति कोई बोलता नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है। इस पे आप बोलिए और सरकार को रेप करने वाले कौन है, उनके नाम भी बताइए। सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन इन घटनाओं की वजह से बांग्लादेश के मुद्दे को किनारे मत करिए। नाम बताए तो। राहुल गांधी अभी गए थे लंदन, खालिद जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनके बेटे से क्या उन्होंने वहां पर मुलाकात करी है, बताइए। अरे आशीष जी, सवाल तो ये भी होता है ना,
क्या मुलाकात करी नहीं, भाई? नहीं, आशीष जी। उन्होंने जो आप अपने नेताओं से पूछो कि वो अपना वक्तव्य कब देंगे। अरे वक्तव्य एक बार नहीं, जो स्टेटमेंट मैं लेकर आपसे चले क्या? पूछ रहा हूँ सीधा अरे, सवाल ये तो क्या बताओ अमित एक सेना सवाल राशि राहुल उससे गांधी चले से क्या गए करने गए थे? कि सेना रक्षा मंत्री गृह मंत्रालय से चले। अरे ठीक है, रक्षा एक मंत्री सवाल गृह आशीष वो से- मंत्री फौरन आशीष से से हम हमारी कर रहे है, हैं। हम और लोग आप कर यहाँ रहे हैं टीवी पर और हम बैठ लोग करके कर सेना लेंगे। भेज दे रहे हैं आशीष, बांग्लादेश। आप ना गजब। बताओ, आप बताओ कि वहां पर हमला कर दिया गजब। जाए। आप बताओ वहां जो बहुसंख्यक है उनके ऊपर हमला कर दें। आप ही आप बोले बताओ थे, ना, आप ही बोले थे वहाँ अभी, के अभी जो बोले थे बहुसंख्यक आप। है, आप ही जो बोले थे। मुसलमान है, उनके ऊपर क्या हमला बात कर करते हैं, दे। आशीष भाई? भारत की देश आशीष भाई, की जो सेना है, आप आशीष हाँ ना में भाई, जवाब दे दो। आशीष भाई, चलिए। हाँ ना में जवाब दे दो। आशीष भाई, जो बांग्लादेश अभी के आप ही- बहुसंख्यक है, मुसलमान है, यही उनके चीज आप ऊपर चीख भारत चीख के देश कह की रहे थे सेना अभी। हमला कर अभी दे। कह रहे थे चीख चीख हाँ करके या आप। ना? यही चीज कह रहे नहीं थे बोल अभी। पाएंगे। हाँ या अभी ना? कह रहे थे यही चीख ना चीख आप क्या? बोल पाओ, आपके हाँ या हाथ में ना? कुछ है? आप चलिए। बताइए। आपके हाथ में कुछ है? हाँ या ना? आपके हाथ में सुनिए। कुछ है? हमारे हाथ में जो है वो हम गृहमंत्री से कर भी पूछो। रहे हैं। आशीष और ये मंत्री से फॉरेन पूछो। पॉलिसी है, मैं आशीष फिर बता मंत्री रहा हूँ, से दूसरे पूछो। देश का मामला आशीष आशीष है। से और पूछो। अमित, चलिए बोलेंगे। एक तार्किक आप सवाल नहीं ले बता लीजिए भाई, पाएंगे। छोड़िए। रक्षा मंत्री से पूछो, बोलेंगे। शेख हसीना ने बोल दिया कि अमेरिका ने सब कुछ क्यारा धराया। सेंट मेरी आइलैंड, जिसका जिक्र हम और विनय जी किए थे उस दिन जब यह घटनाक्रम रहा था, वह अमेरिका हथियाना चाहता है। भारत में शेख हसीना का रहना कहीं आशीष ये बड़ी वजह तो नहीं है कि वहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज़ हो रहा है उपद्रवियों में, और उनके लिए पता है कि जब हिंदुओं को हम टारगेट करेंगे, अल्पसंख्यकों को टारगेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है भारत में पीड़ा होगी इस बात को लेकर के। यह आशंका तो पहले भी हम लोग जता चुके हैं। तो आपकी सरकार को भी कुछ ना कुछ तो पॉलिसी निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए संजय यूरोप भाई, लेने को तैयार नहीं है मैं- शेख हसीना को, मैं बता क्योंकि रहा हूं। वहाँ भी इस तरह के उपद्रव मचा रहे हैं। देखिए संजय भाई, मैं दो चीजों में आपका बात का जवाब देता हूँ। पूरे विश्व के अंदर जिस कौम से शेख हसीना आती हैं उसके 56 से ज्यादा देश है, सबको पता है ये। और लेकिन फिर भी शेख हसीना ने भारत के अंदर में शरण ली। इससे एक बात तो बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर जो सौहार्दपूर्ण एक माहौल है वो पूरे विश्व में किसी देश के अंदर नहीं है। नहीं तो ये कहीं पर भी चली जाती। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारी पॉलिसी है, जो हम लोगों की कूटनीति है, वो निश्चित तौर पर अभी वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, और बधाई देने के बाद चूंकि ये दूसरे देश का मामला है, इसके ऊपर तमाम चीजें होती, कोई ये नहीं है कि वो बगल वाले घर से झगड़ा हुआ है। बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और जो सारे देशों को मानने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि ये वही जानेगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, जाहिल नहीं जान पाएंगे इस बात को कि वो तो कह रहे हैं कि बस जाके तुरंत हमला कर दो, जाके वहां पर तुरंत वो कर दो। ठीक है, जाहिल सिर्फ सेना भेजने का घंटा लाएंगे उनके भाई पास नहीं। आपको मैंने कहा नहीं था, लेकिन आपको नहीं, बुरा मैं क्यों बोला, लगा मैं ये नहीं समझ पाया। मैंने जाहिल कहा तो आपको क्यों बुरा लगा? वहीं धर्मेंद्र जी भी बैठे, उनको बुरा नहीं लगा। विनय जी बैठे, उनको बुरा नहीं लगा। आपको क्यों बुरा लगा भाई, ये आप जाने। तो संजय भाई जो जाहिल है उनको ये बिल्कुल पता नहीं है कि हर एक देश की एक अपनी पॉलिसी होती है, और एक इंटरनेशनल जो फोरम होता है उसके अंदर में आप किसी भी देश के अंदर में इस तरीके से एंट्री नहीं कर सकते जैसे कि जाहिल लोग कहते हैं कि बगल वाले घर में झगड़ा हुआ, चले जाओ वहां पर मारपीट कर दो जाकर। वो नहीं होता है, वो सिस्टम होता है, और सिस्टम के तहत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ये सब तर्क हमको नहीं तो आप बताइए क्या वहां पर हमला कर दे? नहीं आप बता दीजिए नहीं, क्या सोल्यूशन आप बता दीजिए, बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ। हाँ बताइए। कम से कम जो सीमा पर तैनात लोग हैं, जो भाग करके अपना घर छोड़ करके आए हैं ना, हाँ वो मुसलमान नहीं होंगे। फिर वही बात, होंगे कि नहीं होंगे सर? देखिए उसके लिए बीएसएफ के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके लिए आपको देखिए चिंता करने वो की वहां आवश्यकता पर नहीं है। सुरक्षित है, वो लोग वहां पर कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई हमला नहीं हो रहा है। अरे भाई, कोई मारे नहीं जा रहे वहां लोग, जिलों के अंदर में मारे जा रहे हैं, जिलों के अंदर में। समाधान पे सर मैं पूरी पैनी नजर रखे हुए हूँ बॉर्डर के ऊपर, और होंगे, क्योंकि हम श्योर नहीं है। ठीक है, हम श्योर नहीं है कि उनके साथ में उपद्रवी तत्व भी आ सकते हैं। इजाजत देना है, लेकिन मेरा सीधा ये कहना है ना कि राजनीति आपको भी करनी है, राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी करनी है, क्योंकि राजनीति के बगैर कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय तो है ही। लेकिन चलिए, सियासत जो होता है ना, वो हर एक सियासी दलों के नियत में होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना दावा है, उनको भी चुनाव दिख रहा है कि 10 विधानसभा रिक्त सीटों पर चुनाव होना है,
उसमें कैसे हिंदू वोट बैंक को पोलराइज कर सकें। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के अल्पसंख्यक उनसे दूर हो जाए और पीडीए का फार्मूला फेल हो जाए। फिलहाल जो कुछ भी होता है ये आगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।